स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एवीसी पर। आज की वीडियो में बिहार सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मध्य प्रदेश सर्कल का भी कवर हो जाएगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन पेपर था। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, जिसमें GDS to MTS बुक आपको मिल जाएगी विद क्वेश्चन पेपर्स, ये बुक रहेगी। फिर 2023 के पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं फुली सॉल्व्ड विद मैथ सोल्यूशन, ये बुक आपको मिल जाएगी। पीएसए के लिए जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सिलेबस है उसकी बुक मिल जाएगी। फिर उसके बाद एक बहुत ही शानदार बुक जिसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये सभी के लिए है। MTSB, पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो ये सभी के लिए कंबाइंड बुक है। तो ये बहुत अच्छी बुक रहेगी प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप इस बुक के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आगे चलते हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड की थ्योरी वाली बुक आपको मिल जाएगी। क्लासेस में जुड़ना है या बुक्स परचेज करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग सरचार्जेस एंड कंबाइंड चार्जेस ऑन इंटरनेशनल आर्टिकल्स कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। अंतर्राष्ट्रीय लेखों पर अधिभार और संयुक्त शुल्क तय करने के उद्देश्य से देशों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है। तो कितने समूहों में विभाजित किया गया है, कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं या टेरिटरीज़ हैं उनको बांटा गया है 5 ग्रुप्स में और 4 जोन्स में। कई बार क्या पूछा जाता है, जोन पूछ लिए जाते हैं, कई बार ग्रुप पूछ लिया जाता है, दोनों आपको आने चाहिए। An aerogram should not weigh more than how many grams? एक एरोग्राम का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। कोई भी एरोग्राम होता है इसका वजन 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज़ भी आपने याद रखना है, मैक्सिमम इसका साइज़ कितना हो सकता है 110/220 मिलीमीटर हो सकता है। और इसकी जो मिनिमम सरफेस मेजरिंग है 90/140 मिलीमीटर हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किस गतिविधि में किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इंटरनेशनल आर्टिकल बुकिंग। तो हमने इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के बारे में भी किया था कि जो आपकी एक्सप्रेस मेल सर्विस होती है या अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट होती है उसमें क्या किया जाता है, 2 कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। कब कब किया जाता है वो भी हमने किया था कि अगर 300 SDR से कम कोई आर्टिकल है तो उसके लिए CN22 यूज़ करेंगे। उसके बाद 300 SDR या उससे ज़्यादा वैल्यू का कोई आर्टिकल है CN23 फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो होते हैं वो किसके संबंध में यूज़ किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय डाक लेखों की बुकिंग के संबंध में उपयोग किए जाते हैं। The use of inland letter cards for addressing communication to foreign countries is permissible to which group of countries? किस समूह के देशों को विदेशों में संचार संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र कार्ड का उपयोग करने की अनुमति है? अब जो आपके इनलैंड, ठीक है, आपके क्या होते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं, अंतर्देशीय पत्र कार्ड होते हैं। आप संचार भेजने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में उनका यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि भारत से अगर आप कोई संचार किसी वो दूसरे देश में भेजना चाहते हैं तो इनलैंड लेटर कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसे देश हैं जिनके लिए आप इनलैंड लेटर कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, और वो देश कौन कौन से हैं? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल हैं। अन्य किसी भी देश को अगर आप इनलैंड लेटर कार्ड भेजते हैं संचार का भेजने के लिए तो उसको क्या माना जाता है? इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि उसको क्या माना जाएगा। तो इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाएगा, आधे अधूरे भुगतान वाला पत्र माना जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा।
प्रिंटेड पेपर सर्विसेज इन दी फॉरेन पोस्ट जनरली कोरस्पॉन्ड टू विच सर्विस ऑफ इनलैंड पोस्ट। विदेशी डाक में प्रिंटेड पेपर सेवा आमतौर पर अंतर्देशीय डाक की किस सेवा के अनुरूप होती है। अब जैसे क्या होता है, हमारे पास अंतर्देशीय डाक में कोई सर्विस है, उसके कोरस्पॉन्ड यानी कि बिल्कुल उसके जैसी सर्विस होती है फॉरेन पोस्ट में भी। तो यहाँ पे पूछा गया कि फॉरेन पोस्ट में एक सर्विस है जिसे प्रिंटेड पेपर कहा जाता है, उसके स्वरूप में यानी कि उसके बिल्कुल समरूप उसके जैसी सर्विस इनलैंड पोस्ट में कौन सी है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बुक पैकेट सर्विस। तो जैसे अंतर्देशीय डाक में क्या होते हैं, आपके बुक पैकेट होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से सेम इसी श्रेणी की फॉरेन पोस्ट में कौन सी सर्विस है, प्रिंटेड पेपर सर्विस है। और ये प्रिंटेड पेपर फॉरेन पोस्ट में 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर, दूसरे आ जाते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। What is the maximum number of international reply coupons that can be sold to an individual at a time? एक समय में किसी एक व्यक्ति को बेचे जा सकने वाले अंतर्राष्ट्रीय रिप्लाई कूपन की अधिकतम संख्या क्या है। यानी कि एक व्यक्ति को एक बार में मैक्सिमम आप कितने इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन बेच सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 10। Which section of Customs Act 1962 empowers government to prohibit import of certain goods? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की कौन सी धारा सरकार को कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का अधिकार देती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो सेक्शन 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 क्या करता है, सरकार को अधिकार देता है कि वो कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है। Under IT Modernization Project, Disaster Recovery Center facility is established in which city? IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत आपदा रिकवरी केंद्र सुविधा किस शहर में स्थापित की गई है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा मैसूर में स्थित है। तो एक आपके पास आ जाता है डाटा सेंटर फैसिलिटी, जो कहाँ पे कार्यरत है, मुंबई में कार्यरत है। और कब से वहाँ पर कार्यरत है, 3 अप्रैल 2013 से, क्या 3/4/2013 से जो डाटा सेंटर है मुंबई में कार्यरत है। दूसरे की बात करें डीआरसी डिजास्टर रिकवरी सेंटर, जो कि मैसूर में स्थित है, और कब से वहाँ पर कार्यरत है, 15/5/2015 से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। वर्ड WAN वाइड एरिया नेटवर्क रिलेट्स टू विच सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। शब्द WAN वाइड एरिया नेटवर्क IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस खंड से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, NI क्या है, नेटवर्क इंटीग्रेटर, और नेटवर्क इंटीग्रेटर में क्या आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। दर्पण एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, दर्पण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दर्पण क्या है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर न्यू इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रूरल पोस्ट ऑफिसेज से संबंधित है। फुल फॉर्म से ही इसका आंसर आ जाएगा डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर न्यू इंडिया। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, दर्पण जो है ग्रामीण डाकघरों से संबंधित है। EMV चिप इज यूज्ड इन विच ऑफ द आइटम। EMV चिप का उपयोग किस वस्तु में किया जाता है। तो आपके जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं, यानी कि जो ATM कार्ड वगैरह होते हैं, उसमें EMV चिप होती है। तो इसको कहा क्या जाता है, यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। इसकी फॉर्म भी आपको याद रखनी है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे चलते हैं। टर्म्स NSP1 एंड NSP2 आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। NSP1 और NSP2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। NSP की फुल फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। क्या, तो NSP1 और NSP2 क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित है। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा नेटवर्क कनेक्टिविटी। NSP1 जो है यानी कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर 1 कौन है, तो ये BSNL के माध्यम से प्रोवाइड किया जाने वाला नेटवर्क है। NSP2 जो है सिफी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है डोंगल वगैरह के माध्यम से। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। दी हेडक्वार्टर्स ऑफ तमिलनाडु पोस्टल सर्कल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तमिलनाडु पोस्टल सर्कल का मुख्यालय
निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चेन्नई में। और इसमें याद रखना और कौन साथ में आ जाता है तमिलनाडु के साथ? पौंडीचेरी। टीपी करके याद रखना है, तमिलनाडु और पौंडीचेरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा? चेन्नई में आ जाएगा। The working hours of night post offices are generally fixed by which of the following authority? रात्रि डाक घरों के काम के घंटे आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा तय किए जाते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, हेड ऑफ द सर्कल आ जाएगा। तो जब तक आपसे क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए कि किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को एक्सटेंड कौन कर सकता है या रविवार के दिन उनको खुला कौन रख सकता है, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टर जनरल आ जाएगा। बाकी सभी मामलों में जब भी पोस्ट ऑफिस के कामकाज के घंटों की बात की जाएगी, उनका निर्धारण हमेशा सीपीएमजी यानी कि हेड ऑफ सर्कल के द्वारा किया जाएगा। फिर चाहे वो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस हो, नाइट पोस्ट ऑफिस हो या कोई सा भी पोस्ट ऑफिस हो, उसके कामकाज के घंटों का निर्धारण कौन करेगा? हेड ऑफ सर्कल करेगा। Every letter, packet or parcel has to be stamped with the date stamps of at least how many post offices? प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाक घरों की तारीख मुहर लगी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। किसी भी पत्र, पैकेट या पार्सल के ऊपर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मुहर लगी होनी चाहिए। और ये जो कम से कम वाले 2 डाकघर हैं जिनकी मुहर प्रत्येक पत्र, पैकेट और पार्सल के ऊपर लगी होनी चाहिए, वो कौन से 2 डाकघर हैं? एक आपके पास आ जाएगा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, दूसरा क्या आ जाएगा? ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि एक डाकघर जहां से उस डाक वस्तु को पोस्ट किया जाता है उसकी मुहर लगी होनी चाहिए, दूसरा उस डाकघर की जिसके माध्यम से उस डाक वस्तु का वितरण किया जाना है उसकी मुहर भी उस आर्टिकल के ऊपर लगी होनी चाहिए। तो ये कम से कम वाले जो 2 डाकघर हैं आपको पता होने चाहिए। जनरली स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड एट विच प्लेस ऑफ एड्रेस साइड ऑफ एन एनवल्प? सामान्यतः लिफाफे के पते वाले भाग में किस स्थान पर डाक टिकट लगाए जाने चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर लगाए जाने चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास ये कोई आर्टिकल है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डाक टिकट कहाँ पर लगाए जाएंगे, तो इस वाले कॉर्नर में लगाए जाएंगे। कौन सा ये कॉर्नर है? राइट हैंड टॉप कॉर्नर, दाहिने हाथ का ऊपरी कोना। Following 2 statements we read carefully and choose the correct option given below. निम्नलिखित 2 कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे आपको क्या बताना है? कौन सा करेक्ट आ जाएगा? पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिसेज। पोस्ट बॉक्स की सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। क्या ये सही है? गलत है। तो पोस्ट बॉक्स सुविधा जो है केवल उन्हीं डाकघरों में उपलब्ध होती है जिनका निर्धारण हेड ऑफ सर्कल के द्वारा किया जाएगा। यानी कि कौन से डाकघरों में पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी अवेलेबल होगी, इस चीज़ के बारे में कौन निर्धारित करेगा? हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी करेगा। पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। पोस्ट बॉक्स सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी लेना चाहता है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसे चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी? इनकरेक्ट हो जाएंगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। दोनों ही क्या है? गलत है। आगे चलते हैं। विच ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स? अवितरित वस्तुओं के अंतिम निपटान के लिए कौन सा कार्यालय जिम्मेदार होता है? हेड पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस, पोस्टल स्टोर डिपो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। कोई भी अनडिलीवर्ड आर्टिकल है क्या, उसका निपटान किसके द्वारा किया जाएगा? अनडिलीवर्ड कोई भी अवितरित वस्तु है उसका अंतिम निपटान हमेशा किसके द्वारा किया जाएगा? RLO के द्वारा किया जाता है। रिटर्न्ड लेटर ऑफिस या पुनः प्रेषण केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो जितने भी अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स होते हैं, अनक्लेम आर्टिकल होते हैं, आधे अधूरे पते वाले आर्टिकल होते हैं, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर पता स्पष्ट नहीं है, इस तरह की जितनी भी डाक वस्तुएं होती हैं उनका फाइनल जो डिस्पोजल किया जाता है वो RLO के द्वारा किया जाता है, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस के द्वारा किया जाता है।
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? डाक जीवन बीमा की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1 फरवरी 1884 में इसकी शुरुआत की गई थी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। फुल डेट आपको याद रखनी है 1 फरवरी 1884। The maximum weight limit for transmission of pattern or sample packet through post office is how many kilograms? डाकघर के माध्यम से पैटर्न या नमूना पैकेट के प्रसारण के लिए अधिकतम वजन सीमा कितने किलोग्राम है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 किलोग्राम है। कोई भी नॉर्मल बुक पैकेट आपसे पूछा जाएगा, वेट लिमिट कितनी हो जाएगी? 5 किलोग्राम हो जाएगी। अगर बुक पैकेट की सैंपल और पैटर्न पैकेट वाली श्रेणी के बारे में पूछा जाए, वेट लिमिट क्या आ जाएगी? 2 kg आ जाएगी। फिर आपके आते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, ये भी पैकेट की श्रेणी में आते हैं, तो इसके लिए वेट लिमिट कितनी आ जाएगी? 7 किलोग्राम आ जाएगी। Which among following is not a special feature of postal life insurance? निम्नलिखित में से कौन डाक जीवन बीमा की विशेष सुविधा नहीं है? इनकम टैक्स रिबेट आपको इसमें मिलती है, तो ये इसकी फैसिलिटी हो जाएगी। लोन इसमें आपको मिल जाता है, क्या सभी पॉलिसीज़ में तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ में मिल जाता है। नामांकन की सुविधा, नॉमिनेशन की सुविधा आपको मिल जाती है। लो बोनस, क्या ये करेक्ट है? नहीं, इसमें आपका प्रीमियम जो है वो लो होता है, यानी कि आप जो किस्त देते हैं वो कम होती है, और इसमें बोनस हमेशा हाई रहता है। डी ऑप्शन जो है क्या आ जाएगी? करेक्ट आ जाएगी। Which of the following term is not associated with philately? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फिलैटली से संबंधित नहीं है? तो फिलैटली में क्या होता है? स्पेशल कवर होते हैं, फर्स्ट डे कवर होते हैं, मिनिएचर शीट्स होती हैं, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये क्या आ जाएगी आपकी? एक सेविंग स्कीम है, NSC जिसे कहा जाता है, और ये फिलैटली से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये पोस्टल सेविंग स्कीम्स में आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन विच ईयर इंडिया ज्वाइन एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? भारत किस वर्ष एशियाई प्रशांत डाक संघ में शामिल हुआ था? तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1961 में। फिर पूछ लिया जाता है कि जब इसकी स्थापना हुई तो किस हेडक्वार्टर के साथ हुई? तो 1961 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो था मनीला, फिलीपींस। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2002 में इसका हेडक्वार्टर, यानी कि इसका जो मुख्यालय है उसको चेंज कर दिया गया। अब इसका प्रेजेंट में जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक, थाईलैंड में है। कब से है? 2002 से। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि भारत जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कब शामिल हुआ, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1973 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्ज इंटरनेशनल आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? अधिभार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय लेखों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन आया था कि जो कंट्रीज़ हैं या टेरिटरीज़ हैं उनके जो आर्टिकल होते हैं उनके ऊपर सरचार्जेस या कंबाइंड चार्जेस लगाने के उद्देश्य से कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? वहाँ पे क्या आंसर आया था? 5 ग्रुप्स में बांटा गया था, या 4 जोन्स में बांटा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया आर्टिकल्स के बारे में कि जो सरचार्जेस हैं उनके उद्देश्य से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तु के ऊपर अधिभार लगाने के उद्देश्य से जो फॉरेन आर्टिकल्स हैं उनको कितने श्रेणियों में या कितने वर्गों में बांटा गया है? 24 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। 2 वर्गों में बांटा गया। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपने दूसरी भी याद रखनी है कि जो आपके फॉरेन आर्टिकल्स होते हैं उनको ब्रॉडली 2 प्रकार से बांटा गया है। एक उसमें लेटर पोस्ट आ जाता है, दूसरा पार्सल पोस्ट आ जाता है, यानी कि उनकी 2 श्रेणियां हैं। लेकिन जब सरचार्जेस की बात की जाएगी तब भी क्या आ जाएगा? तब भी आएगा 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। अब जब हमने लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट में किया था उसमें हमने कर लिया था कि लेटर पोस्ट में कौन आएगा, पार्सल पोस्ट में कौन आएगा, सिर्फ पार्सल आएंगे। अब ये कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना है। अब यहाँ पे ये जो 2 श्रेणियाँ बनेंगी, एक बनेगी LC, दूसरी कौन सी बन जाएगी आपके पास? AO। LC में क्या आएगा? लेटर्स एंड कार्ड आ जाएंगे। AO में क्या आ जाएगा? अदर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। यानी कि LC में आपके लेटर्स आ जाएंगे और कार्ड आ जाएंगे। और ट्रस्ट सब्जेक्ट या अदर ऑब्जेक्ट में क्या आ जाते हैं? प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके न्यूज़पेपर आ जाएंगे, फिर आपके स्मॉल पैकेट जो स्मॉल पैकेट होते हैं वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 2-3 प्रकार की चीज़ें बन जाती हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि देशों को या टेरिटरीज जो हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, वो आ जाएगा आपके 5 वर्गों में बांटा गया है। फिर उसके बाद अगर नॉर्मली पूछा जाए कि जो फॉरेन आर्टिकल्स होते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है या कितनी तरह की उनको, ठीक है, जैसे हमने इंग्लैंड में किया कि 10 श्रेणियां होती हैं डाक की, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में केवल 2 ही श्रेणियां हैं। एक आपकी लेटर पोस्ट आ जाएगी, दूसरी पार्सल पोस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, किस उद्देश्य से, सरचार्जेस के उद्देश्य से, अधिभार के उद्देश्य से, तब भी 2 श्रेणियाँ आएंगी। लेकिन फिर वो श्रेणियाँ चेंज हो जाएंगी। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? LC लेटर्स एंड कार्ड्स, AO ऑर्डर सब्जेक्ट भी कहते हैं। जब फॉरेन पोस्ट की बात आएगी तो ऑर्डर सब्जेक्ट कहेंगे और इसको लेटर्स एट कार्टस कहेंगे। अब पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का क्वेश्चन है तो इसको आप कहेंगे लेटर्स एंड कार्ड्स, इसको कहेंगे अदर ऑब्जेक्ट। तो LC में लेटर्स कार्ड्स आ जाएंगे, ऑर्डर सब्जेक्ट में बाकी जो बच जाते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपके पास 24 का क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफिस? आवक विदेशी डाक वस्तुओं पर सीमा शुल्क की जांच और मूल्यांकन किस कार्यालय में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। इन विच ईयर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड? ग्रामीण डाक जीवन बीमा किस वर्ष शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1995। अब इसमें फुल डेट आपको याद रखनी है, 24 मार्च 1995। ठीक है, 24 मार्च 1995 को RPLI की शुरुआत की गई थी। How many types of insurance schemes are offered under rural postal life insurance? ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत कितने प्रकार की बीमा योजनाएं पेश की जाती हैं? 27 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? C आ जाएगी। तो PLI है चाहे RPLI है, दोनों में 6 प्रकार की पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं। Which one of the following is not part branch department of a head post office? इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा हेड पोस्ट ऑफिस का हिस्सा ब्रांच या फिर डिपार्टमेंट नहीं है। 28 की करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? लोन ब्रांच। क्या आपने इस तरह की ब्रांच का नाम सुना है? नहीं सुना है। मेल ब्रांच होती है, डिलीवरी ब्रांच भी होती है, सॉर्टिंग ब्रांच छंटाई का काम करने वाली, वितरण का काम करने वाली, और मेल ब्रांच हो जाएगी। लेकिन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, लोन ब्रांच नहीं होती है। But is the maximum limit for loose cash remittance between account office and its सबॉर्डिनेट ऑफिसेस थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई? विभागीय कर्मचारी है, उसके माध्यम से खुली नकदी भेजनी है। कहाँ से कहाँ? लेखा कार्यालय से उसके किसी भी अधीनस्थ कार्यालय के बीच में। तो विभागीय कर्मचारी है, खुली नकदी उसने लेकर जानी है। मैक्सिमम उसके पास कितनी नकदी दी जा सकती है? 5 लाख रुपए दी जा सकती है। बाकी भी सारे आपने याद कर लेने हैं। अगर GDS हैं, अगर 2 GDS हैं, अगर साथ में कौन है आपका MMS है, ठीक है, या फिर आपने रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजना है, आर्मी एस्कोर्ट में भेजना है, तो कितने उसमें भेज सकते हैं मैक्सिमम, वो सारी चीज़ें याद कर लेनी है। आगे चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एसओ स्लिप इज फ्रॉम? एसओ स्लिप कहाँ से कहाँ को भेजी जाती है? तो इसमें आप अगर ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं तो आपने कैसे याद रखना है, जब भी आप ब्रांच ऑफिस से बनाकर भेजते हैं अपने अकाउंट ऑफिस के लिए, क्या बनाकर भेजते हैं? आप डेली अकाउंट बनाकर भेजते हैं। उसी तरह से जो सब ऑफिस रहता है उसका अकाउंट ऑफिस कौन होता है? हेड ऑफिस होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सब ऑफिस हेड ऑफिस को क्या बनाकर भेजेगा? डेली अकाउंट। जैसे ब्रांच ऑफिस अपने अकाउंट ऑफिस को क्या भेजेगा? डेली अकाउंट भेजेगा, वैसे ही सब ऑफिस अपने हेड ऑफिस को डेली अकाउंट भेजेगा। और जब हेड ऑफिस भेजता है तो क्या भेजता है? एसओ स्लिप भेजता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है? सब पोस्ट ऑफिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस को भेजेगा, जो कि गलत है। सब पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस को भेजेगा, ये भी गलत है। क्या होगा? इससे उल्टा होगा। हेड पोस्ट ऑफिस भेजता है सब पोस्ट ऑफिस के लिए एसओ स्लिप को, सब ऑफिस क्या भेजता है? हेड ऑफिस के लिए
एसओ डेली अकाउंट भेजता है, ये भी गलत हो जाएगा। सब पोस्ट ऑफिस को भेजेगा, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। एसओ स्लिप जो कहाँ से कहाँ भेजी जाती है? हेड ऑफिस से सब ऑफिस को भेजी जाती है। PM Cares for Children Scheme 2021 was introduced by which SB order? अब इस तरह के क्वेश्चन जब देखने को मिले तो आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि आपको SB ऑर्डर संख्या भी याद करनी है, SB ऑर्डर नंबर भी आपको आना चाहिए। तो 31 की जो सही ऑप्शन आपके पास वो है बी, SB ऑर्डर 33/21। नेक्स्ट चलते हैं, डिडक्शन और नॉन डिडक्शन ऑफ TDS इन SCSS अकाउंट्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय विच SB ऑर्डर? अब देखो यहाँ पे 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या बोलता है कि 2022 के जो SB ऑर्डर्स हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गए, दोनों 2021 के SB ऑर्डर्स के पूछे गए हैं। तो इसका मतलब जो भी इंपॉर्टेंट SB ऑर्डर्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो 32 की सही ऑप्शन आपके पास आएगी बी, SB ऑर्डर 37/2021 में ये बताया गया था कि SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खातों में TDS की कटौती या गैर कटौती होगी, यानी कि उसमें कटौती की जानी है या नहीं की जानी है, इस ऑर्डर में बताया गया था। आगे चलते हैं, मेटल टोकन्स आर यूज्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स? मेटल टोकन का उपयोग किस श्रेणी के अधिकारियों द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सिलेक्टेड RMS ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है। तो मेटल टोकन जो वो जितने भी RMS ऑफिशियल्स होते हैं उन सभी के द्वारा कैरी किए जाते हैं, सिवाय सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स या पर्यवेक्षण अधिकारियों के। यानी कि जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स होते हैं RMS के, वो मेटल टोकन्स को अपने साथ नहीं लेके जाते हैं, अपने साथ कैरी नहीं करते हैं। उसके अलावा जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें ड्यूटी के दौरान व्हीकल में या कंपार्टमेंट जो भी रिजर्व किया होता है पोस्ट ऑफिस की डाक के लिए, उसमें यात्रा करनी होती है, और उन्हें क्या दिखाना पड़ता है? अपना राइट दिखाना पड़ता है, अधिकार दिखाना पड़ता है कि हमें राइट है इस व्हीकल में या इस कंपार्टमेंट में यात्रा करने का। तो इसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए? मेटल टोकन होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। विच वन इज नॉट पार्ट और डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस? कौन सा छंटाई डाक कार्यालय का हिस्सा या विभाग नहीं है? अब जो आपका सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है उसके 4 डिपार्टमेंट होते हैं। एक मेल डिपार्टमेंट होगा, एक सॉर्टिंग डिपार्टमेंट होगा, एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, और एक होता है पार्सल डिपार्टमेंट। अब फ्लैटली डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। The Arab Postal Union, a restricted union, has its headquarter in which city? अरब पोस्टल यूनियन जो एक प्रतिबंधित संघ है उसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अब जैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसमें विश्व के लगभग सभी देश शामिल हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं? रिस्ट्रिक्टेड यूनियन जो होती हैं, यानी कि वो कुछ देशों के बीच में ही उनका पालन किया जाता है। कुछ देश आपस में मिलकर एक यूनियन बनाते हैं ताकि जो भी डाक का आदान प्रदान है उसको और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके, लोगों को अधिक फैसिलिटीज़ दी जा सके। तो उसी तरह की एक यूनियन है अरब पोस्टल यूनियन, यानी कि कुछ ही देश आपस में मिलकर बना लेते हैं और ऐसा वो बना सकते हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो 35 की जो सही ऑप्शन है आपके पास वो आएगी डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इजिप्ट में है, ठीक है। तो प्रेजेंट में आई थिंक 19 रिस्ट्रिक्टेड यूनियंस हैं, यानी कि 19 रिस्ट्रिक्टेड यूनियंस हैं जिनके हेडक्वार्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो 35 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? डी आ जाएगी। फॉर वट पर्पज द ट्रायल नोट्स आर यूज्ड इन इंटरनेशनल मेल ट्रांसमिशन? अब हमने MTS का जो वॉल्यूम 5 है उसमें आता है ट्रायल कार्ड। अब ट्रायल कार्ड जो अब इनलैंड पोस्ट में यूज़ किया जाता है, फॉरेन पोस्ट में सेम उसी पर्पज़ के लिए ट्रायल नोट्स का उपयोग किया जाता है। तो हमें क्या बताना है किस उद्देश्य के लिए ट्रायल नोट्स का उपयोग किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डाक के प्रसारण के संबंध में। तो 36 की करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगी। टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट, सबसे अनुकूल मार्ग निर्धारित करने के लिए, यानी कि कोई भी डाक भेजी जानी है और फॉरेन कंट्री को भेजने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे उसमें क्या हो जाएंगे, जैसे उसको हवाई मार्ग से भेज सकते हैं, समुद्री मार्ग से या सतह मार्ग से भेज सकते हैं, यानी कि बहुत सारे रास्ते भेजने के लिए आपके पास हैं। तो उस तरह का सबसे अनुकूल मार्ग कौन सा रहेगा उसको निर्धारित करने के लिए जो ट्रायल नोट होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो
तो ट्रायल नोट जो होता है इस कौन से फोरम के ऊपर, C27 के ऊपर बनाया जाता है। जैसे M26A के ऊपर क्या बनता है आपका ट्रायल कार्ड। तो ये जो भी सबसे अनुकूल मार्ग होगा उसका निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास मेल डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज हेड बाई विच अथॉरिटी। छंटाई डाक कार्यालय के मेल विभाग का हेड जो है वो कौन होता है। तो जैसे हमने ऊपर भी किया कि जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। तो ईच सेट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डिवाइडेड, कि जितने भी आपके छंटाई डाक कार्यालय होते हैं उनके प्रत्येक सेट को विभाजित किया जाता है। क्यों विभाजित किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो काम है जो जिम्मेदारी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसको उसका बंटवारा किया जा सके। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके पास जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है उसके प्रत्येक सेट को 4 विभागों में विभाजित किया जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, मेल डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और क्या आ जाएगा, पार्सल डिपार्टमेंट। ये 4 विभागों में विभाजित किया जाता है। अब इन सभी के जो हेड रहते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पे हमें किसका बताना है, जो मेल डिपार्टमेंट रहेगा उसका हेड कौन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट आ जाएगा, प्रधान छंटाई सहायक आ जाएगा। दूसरा आपके पास डिपार्टमेंट होगा सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट उसका हेड रहेगा। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट, और इसी तरह से पार्सल डिपार्टमेंट का पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, मैक वाइंडिंग इज कॉमनली यूज्ड विद रेफरेंस टू विच सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। मैक वाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस खंड के संदर्भ में किया जाता है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म टी कोड अल्फाबेट T रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। टी कोड शब्द में, यानी कि ये जो टी कोड होता है इसमें जो टी अक्षर है उसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ट्रांजैक्शन कोड हो जाएगी। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट्स। IT आधुनिकीकरण परियोजना को कितने खंडों में विभाजित किया गया है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल 8 इसमें सेगमेंट थे। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। इन रेफरेंस विद द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट द टर्म PMU रेफर्स टू। IT आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में PMU शब्द जो है किसको संदर्भित करता है। तो PMU की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट आ जाएगी। 41 की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। टर्म HFIN RPT इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। शब्द जो है HFIN RPT का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म में किया जाता है। तो ये किसके लिए होता है, फिनेकल में होता है कि रिपोर्ट वगैरह को जनरेट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। फिनेकल में रिपोर्ट जनरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट कस्टम फॉर्म्स हैव नोमेनक्लेचर एज। तो हमने पहले भी कर लिया कि आपके जो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं जो इंटरनेशनल मेल होती है उनके संबंध में इनका यूज़ किया जाता है, और जो आपकी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट होती है उसके संबंध में 2 तरह के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। एक है CN22, दूसरा है CN23। अब CN22 का यूज़ कब किया जाता है, जब स्पीड पोस्ट आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से कम होती है, और जब 300 SDR या 300 SDR से ज़्यादा होती है तो CN23 फॉर्म का यूज़ किया जाता है। From which year Department of Post has offered internet banking to POSB customers। पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग बैंक कस्टमर्स हैं उनको डाक विभाग ने किस वर्ष इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14 दिसंबर 2018। करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगी। आगे चलते हैं, वेयर हाउसिंग सर्विस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ विच सर्विस ऑफर्ड बाई इंडिया पोस्ट। वेयर हाउसिंग सेवा इंडिया पोस्ट द्वारा दी जाने वाली किन सेवाओं की विशेषताओं में से एक है। 45 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, लॉजिस्टिक पोस्ट। जो लॉजिस्टिक पोस्ट होती है इसमें वेयर हाउसिंग सर्विस आपको मिल जाती है, इनके भंडारण सेवा भी
मिल जाती है। आपके आर्टिकल को कहीं पे स्टोर करके रखना है तो वो भी रखा जाता है, लेकिन चार्जेस उसके लिए लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। ये इंटरेस्ट रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने 2-3 क्वेश्चन पेपर अभी तक किए हैं, सभी में इंटरेस्ट रेट वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो इंटरेस्ट रेट आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं। इन विच ईयर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को औपचारिक रूप से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 47 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? 2018 में, 1 सितंबर 2018 में किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज ए मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमा कवर जो है वो कितना है? तो PMJJY है, अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, दोनों में जो इंश्योरेंस कवर है वो कितने का है? 2 लाख रुपए का है। एक जो है इसका प्रीमियम 20 रुपये, इनके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो है 436 रुपये। दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड टू विच सेगमेंट और एक्टिविटी ऑफ इंडिया पोस्ट। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक के किस खंड या गतिविधि से संबंधित है? तो 49 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? डी आ जाएगी। देखो, जो दीनदयाल स्पर्श योजना है किससे संबंधित है? फिलैटली से। क्या तो फ्लैटली क्या होता है? डाक टिकटों के बारे में। तो दीनदयाल स्पर्श की फुल फॉर्म क्या होती है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। तो स्टैम्प्स इसमें वर्ड आ रहा है, तो किससे संबंधित है? फिलैटली से। फिलैटली किससे संबंधित है? डाक टिकटों के अध्ययन से या डाक टिकटों के शौक से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। Philatelic deposit account can be opened with a minimum deposit of how much amount? Philatelic deposit account खाता न्यूनतम कितनी राशि के साथ खोला जा सकता है? कितने रुपए के साथ खोल सकते हैं? तो डोमेस्टिक जो है वो 200 रुपीज़। अगर आपने कौन सा फॉरेन वाला खुलवाना है तो उसमें आपको 1000 रुपीज़ का खुल जाएगा। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद आसाम? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आसाम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? करेक्ट आंसर आएगा डी, बाकी ये सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा सी, रावी नदी। ठीक है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार? तो ये बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले खुद करेंगे। आगे चलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज एसोसिएटेड विद विच एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप? नगर निगम किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? करेक्ट आंसर आएगा डी, अर्बन एरिया लोकल बॉडीज। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर द फेमस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1920 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद भूदान मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा भूदान मूवमेंट से संबंधित था? तो कौन थे? विनोबा भावे थे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। मधुबनी स्टाइल इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? मधुबनी जो ये क्या है? पेंटिंग है, और कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। फेमस क्लासिकल डांस कथक हैज़ इट्स रूट्स इन विच इंडियन स्टेट? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? 58 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आ जाएगी, उत्तर प्रदेश। क्या दी टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार अप्रोक्सीमेटली? बिहार वाले खुद करेंगे। क्या तो इसको करने का यही मकसद है कि भाई आपके स्टेट का, आपके सर्कल का भी ये जियोग्राफिकल जो एस्टिमेट आपसे पूछ लिया जा सकता है, जो भी, तो वो आपने याद रखना है। पर्सनल कमिटमेंट टू वर्क हार्ड एंड डू वंस वेरी बेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कड़ी मेहनत करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा सी, वर्क एथिक्स से जुड़ी हुई है। तो ये था आपके पास बिहार सर्कल का और मध्य प्रदेश सर्कल का PSA का 2023 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या लगे गलत बताया गया है, किसी आंसर में कोई गलती हो गई है, उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स आपको मिल जाएगी। इन्हीं की नहीं, लगभग 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स आपको मिलेंगी। उन PDF फाइल्स की विशेषता क्या है? उनमें मैथ भी है, उनमें रीजनिंग भी है, और वो आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स जब आप कर लेंगे, वही फिर मैथ के क्वेश्चन, वही रीजनिंग के क्वेश्चन, वही सेम जीके के क्वेश्चंस आपको फिर से देखने को मिलते हैं। तो अपनी तैयारी को आपने बेहतर करना है, तो यही है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से करो। आपने तैयारी कर लिया, अच्छी बात है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, उनसे आपकी तैयारी और अधिक अच्छी हो जाएगी। तो आप साथ में अगर बुक्स परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि जो सबसे समझदार होते हैं वो नोट्स बनाने में कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नोट्स बनाने हो तो आप सोच सकते हैं, इन 5 बुक्स में जितने नोट्स हैं, अगर आपने वो हाथ से बनाने हैं तो आपको 2-3 साल का समय आराम से लग जाएगा। फिर भी इनके जैसे नोट्स आप नहीं बना पाएंगे जैसे बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो बुक ले लोगे, फिर आपको सिर्फ याद करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। तो इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बना के फिर पढ़ें, तो वो टाइम वेस्ट होगा। तो बुक्स आपको मिल रही हैं, GDS to MTS की बुक है, जिसमें 2 सालों के लगभग 40 क्वेश्चन पेपर आपको विद मैथ सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो कितनी यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर 2023 के PSA के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनकी बुक आपको मिल जाएगी, इसमें भी मैथ सोल्यूशन रहेगा। रीजनिंग के क्वेश्चन एज इट इज़ रहेंगे, जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको और अच्छे से हमने मॉडिफाई करके वहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि आप आसानी से उनको कर सकें, आपको वो समझ आए। फिर नहीं समझ आते हैं, कोई बात नहीं, उनके भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फिर उसके बाद PSA की जो थ्योरी है डिपार्टमेंट की, उसकी बुक आपको मिल जाएगी। 450 से 500 पेजेस की ये बुक है, समझने में बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल डिपार्टमेंट ने जैसी जारी की है वैसी थ्योरी नहीं है, हमने बिल्कुल उसको शॉर्ट तो नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल उसको आसान बनाया है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगी, आप उसको आसानी से याद रख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो बुक है, तो ये बुक जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, MTS पोस्टमैन या PSA। तो इसमें लगभग 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। फिर पोस्टमैन मेल गार्ड की आपको एक अलग से बुक मिल जाएगी, थ्योरी वाली। क्लासेस में आपको जुड़ना है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो उनमें जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।